नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास ज्योग्राफी की क्लास है, भूगोल की। और उस भूगोल की कक्षा में आज हम एक ऐसे चैप्टर का चयन करके लेकर आए हैं जो चैप्टर अपने आप में थोड़ा सा हार्ड भी है, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत भी होगी। लेकिन ये बात तो बिल्कुल गलत है कि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। हम आपको इस चैप्टर को इस प्रकार से समझाएंगे कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये चैप्टर है थोड़ा सा अपने आप में हार्ड, लेकिन इसको हम आसान बनाने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है भारत का भूगर्भिक इतिहास, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। भारत के भूगर्भिक इतिहास के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कुछ लोग इस चैप्टर को पहली बार भी पढ़ेंगे और जिन्होंने पहले पढ़ा होगा, इतना आसान लैंग्वेज में, इतनी आसान भाषा में उन्होंने नहीं पढ़ रखा होगा। आज हम इस चैप्टर से संबंधित एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से क्लियर कर देंगे कि भारत के अंदर कौन कौन सी चट्टानें कौन कौन से समय या टाइम पीरियड के दौरान बनी हुई है, वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर हमारे सामने ये उठता है कि किसी भी देश का भूगर्भिक इतिहास जानने की इच्छा हमारे दिल के अंदर क्यों उठती है। भाई, आज का जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम भारत का भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि हम किसी भी देश का भूगर्भिक इतिहास पढ़ते ही क्यों है। किसी भी देश का भूगर्भिक इतिहास के बारे में अध्ययन इसलिए किया जाता है, किसी भी देश के भूगर्भिक इतिहास, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर किसी भी देश का यदि जानना है तो उसका अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि उस देश के अंदर जो चट्टानें मिल रही है, उस देश के किसी भी हिस्से में जो चट्टानें मिल रही है, उन चट्टानों के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनकी ढलान के बारे में, उनकी रूपरेखा के बारे में हम जान सकें। उन चट्टानों के आसपास में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, उन मिट्टियों के बारे में हम जान सके और उन चट्टानों की क्या प्रकृति है, किस प्रकार की ढलान है, मतलब चट्टानों से संबंधित हम जानकारी जुटा सके। इसी कारण हम किसी भी देश का भूगर्भिक इतिहास को पढ़ने की कोशिश करते हैं, किसी भी देश का भूगर्भिक इतिहास जाना जाता है। लेकिन ऐसे ही हमने आज भारत के भूगर्भिक इतिहास को समझने की कोशिश की और हम आपको भी समझाने की कोशिश इस वीडियो के अंदर भारत का भूगर्भिक इतिहास करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, पहला पॉइंट ये बनता है कि भारत का जब जो हमारे भूगोलवेता है, जियोग्राफर्स हैं, उन्होंने जब भारत के भूगर्भिक इतिहास के बारे में अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि भारत में प्राचीनतम मतलब ओल्डेस्ट और नवीनतम प्रकार की चट्टान मिलती है। न्यूएस्ट जो चट्टान है, न्यूज चट्टान है, वो दोनों प्रकार की चट्टान मिलती है। जब जियोग्राफर्स ने, भूगोलवेताओं ने भारत के भूगर्भिक इतिहास के बारे में जाना तो उन्होंने जाना कि भारत में तो प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें मिलती है। तो उन्होंने क्या किया कि भारत का जो भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में इस भारत के भूगर्भिक इतिहास को 3 भागों के अंदर तोड़ दिया। भारत को भूगर्भिक इतिहास की दृष्टि से, भारत को भूगर्भिक इतिहास की दृष्टि से 3 भागों के अंदर बांटा गया। ये पॉइंट जितने भी हमने लाइन बोली है, ये सभी लाइन आप साथ के साथ में लिखेंगे। भारत को भूगर्भिक दृष्टि से, भूगर्भिक इतिहास की दृष्टि से 3 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो नाम आता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। साउथ का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके बारे में, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। सेकंड, उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला। उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला ब्रैकेट में लिखेंगे आप, हिमालय माउंटेन रेंज, हिमालय पर्वत श्रृंखला। और तीसरा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, विशाल प्लेन है, उसके बारे में। तो ये 3 भागों के अंदर भारत के भूगर्भिक इतिहास का जब अध्ययन किया तो हमारे भूगोलवेताओं ने भारत को 3 भागों में बांटा, जिसमें सबसे पहले दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, सेकंड उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला और थर्ड उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो आज हम सबसे पहले इस वीडियो में भारत का भूगर्भिक इतिहास के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अंदर हम पहला पॉइंट उठाएंगे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को हमने 6 भागों के अंदर बांटा है। दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको 6 भागों के अंदर बांटा है, मतलब दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है इसमें 6
प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, 6 प्रकार के क्रम्स मिलते हैं। तो हम एक एक बार सभी को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम चलें तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन ऑर्डर रॉक्स। नहीं दिख रहा होगा शायद आपने, चलो कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा इसके नीचे लिख देते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें। सबसे पहला दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को 6 भागों के अंदर बांटा है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है आर्कियन क्रम की चट्टानें। दोस्तों, जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई थी, तो इस पृथ्वी के इतिहास में पहली जो चट्टान बनी थी ना, वो आर्कियन क्रम की चट्टान थी। अब पृथ्वी जैसे ही ठंडी होती है, इस पृथ्वी के ऊपर जब कोई भी लावा वगैरह या किसी भी कारण से कुछ भी पदार्थ जमता है, तो उसके कारण सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी थी। एक टाइम ऐसा था कि पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखियों का विस्फोट हो रहा था, लावा अत्यधिक मात्रा में बाहर निकल रहा था, और जब पृथ्वी ठंडी होती है तो सबसे पहले ठंडी होने के बाद कौन सी चट्टानें बनती हैं, तो आप बताएंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब पृथ्वी के ऊपर जो आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी है, वो विश्व की सबसे पुरानी चट्टान है। आपसे पूछे कि विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें कौन से क्रम की चट्टानें हैं, तो आप बताएंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें। भाई सबसे पहले बनी है तो सबसे पुरानी होगी। अब सबसे पहले बनी थी तो आज जैसा पहले बनी थी आज वैसा कोई है? ये धीरे धीरे ये अपने भाई साहब जो वास्तविक रूप था, इन्होंने वास्तविक रूप खो दिया। किसी भी कारण से इन चट्टानों का अपरदन हो गया। कहने का मतलब ये विश्व की सबसे पुरानी चट्टान है और ये विश्व की सबसे पुरानी परतदार चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, क्योंकि इन चट्टानों का काफी मात्रा में रूपांतरण हो चुका है। अब इन चट्टानों का काफी मात्रा में रूपांतरण हो चुका है, तो इनका जो वास्तविक रूप पहले हुआ करता था, आज उस वास्तविक रूप में नहीं है। तो याद रखिएगा, आर्कियन क्रम की चट्टानें ये अपना वास्तविक रूप भी खो चुकी है। इन चट्टानों के अंदर अत्यधिक मात्रा में रूपांतरण हुआ, इन चट्टानों का अत्यधिक मात्रा में अपरदन हुआ, इन्होंने अपना वास्तविक रूप भी खो दिया। अब इन चट्टानों के अंदर जीवाश्म की, फॉसिल्स की कमी मिलती है। जीवाश्म और फॉसिल्स की कमी मिलती है कौन सी चट्टानों के अंदर, तो आप बता देना आर्कियन क्रम की चट्टानों के अंदर। तो ये प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, समझने की कोशिश करो आप। जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडा हुई तो सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी। ये विश्व की सबसे पुरानी चट्टान है, सबसे पहली बनी तो सबसे पुरानी चट्टान है। आज ये अपना वास्तविक रूप खो चुकी है। अब वास्तविक रूप खो चुकी है तो ये किस प्रकार की चट्टान है, तो आप बताएंगे ये नीस और शिस्ट प्रकार की चट्टान है। ये नीस और शिस्ट प्रकार की चट्टान है। अपना वास्तविक रूप खोने के बाद में ये नीस और शिस्ट प्रकार की चट्टान बन गई। पूरी पृथ्वी का 86.7% हिस्सा, 86.7% हिस्सा आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना है। पूरी पृथ्वी का 86.7% हिस्सा है ना, 86.7% हिस्सा आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना है। लेकिन दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ये देख रहे हैं आप, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला हिस्सा, दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका 2/3 हिस्सा, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का 2/3 हिस्सा कौन सी चट्टानों से बना है, तो आप बता देना दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब ये चट्टान कौन कौन से क्षेत्र के अंदर मिलती है? ये चट्टान मिलती है कर्नाटक में, ये चट्टान मिलती है केरल में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, और छोटा नागपुर पठार जिसे भारत का रूर कहते हैं, उस छोटा नागपुर पठार पर, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर। अब इन चट्टानों के अंदर कौन कौन से खनिज मिलते हैं, कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं? इन चट्टानों में तांबा, इन चट्टानों में लोहा, इन चट्टानों में मैग्नीज, इन चट्टानों में सीसा, जस्ता, अबरक आदि ये खनिज इन चट्टानों के अंदर मिलते हैं। अब ये खनिज जिन चट्टानों के अंदर मिलते हैं, इनका रूपांतरण होने के कारण, कहने का मतलब हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आर्कियन चट्टानों में ये खनिज मिला, तो आर्कियन चट्टानों के रूपांतरण के बाद जो चट्टान बनी उनके अंदर भी ये खनिज मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, ठीक है। तो ये तो था आर्कियन क्रम की चट्टानें, जो आपने एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट किया होगा। अब इसको एक बार साफ कर रहे हैं, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद में
नाम आता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ ऑर्डर रॉक्स, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, सबसे पहला पॉइंट तो ये बनेगा कि इनका नामकरण कैसे हुआ। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, इनका नाम कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर पड़ा है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, इनका सबसे पहले बार खोज, इनकी सबसे पहली बार खोज इन चट्टानों की कर्नाटक के शिमोगा और धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में की गई थी। इन चट्टानों का पहली बार अध्ययन, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें, इनका पहली बार अध्ययन डी.एन. वाडिस ने किया था। डी.एन. वाडिस ने किया था। ये चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद बनी हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। ये चट्टानें भी अपना वास्तविक रूप खो चुकी हैं और इन चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव मिलता है। लेकिन भारत की पहली परतदार चट्टान, भारत की पहली परतदार चट्टान पूछे आपसे, मेटामॉर्फिक रॉक पूछे, भारत की प्रथम परतदार चट्टान कौन सी है, तो आप बताएंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत और बाह्य प्रायद्वीप, मतलब दक्षिण भारत और दक्षिण के अलावा भी मिलती है। ये जो चट्टानें हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत और बाह्य प्रायद्वीप दोनों जगह मिलती है। कहने का मतलब प्रायद्वीपीय भारत में तो मिलती है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत से बाहर भी मिलती है, क्योंकि हमने देखा है, क्या देखा है, अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला जो विश्व की सबसे पुरानी मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो विश्व की सबसे पुरानी मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, उस अरावली मोड़दार पर्वत श्रृंखला का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के दौरान ही हुआ था। याद रखिएगा, आज वो अपना वास्तविक रूप खो चुकी है, तो वो अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का एग्जाम्पल बन गई है, उदाहरण बन गई है। लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान से दिल्ली, गुजरात, हरियाणा इन क्षेत्रों के अंदर फैली है, वो अरावली पर्वत श्रृंखला जिसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के दौरान हुआ था। ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो विश्व की सबसे पुरानी मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, और ये अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित होने के कारण ही हम आपसे यह बता पा रहे हैं कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है, धारवाड़ ऑर्डर रॉक्स है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है, ये प्रायद्वीपीय भारत और बाह्य प्रायद्वीप के अंदर भी मिलती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में एक विशेष प्रश्न और उठता है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, ये खनिज संपदा का भंडार समझी जाती है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें, धारवाड़ ऑर्डर रॉक्स है, ये चट्टानें खनिज संपदा का भंडार समझी जाती है। याद रखें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से क्रम की चट्टानें भारत में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप बता देना धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये आरएस वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। सबसे ज्यादा खनिज कौन सी चट्टानों में मिलते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंदर। आईएएस और आरएएस वगैरह के एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो कौन कौन से स्टेट में मिलती है, उड़ीसा में, गोवा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में और राजस्थान के अंदर ये चट्टानें मिलती है। इन चट्टानों में सोना, चांदी, मैग्नीज, अभ्रक, लोहा, तांबा, टंगस्टन, सीसा, सुरमा, क्रोमियम, जस्ता और कोबाल्ट आदि खनिज मिलते हैं। कौन सी चट्टानों के अंदर, तो आप बता देना दोस्तों, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंदर। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद में जो नाम आता है, वो नाम आता है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ये धारवाड़ दो हमने पढ़ ली है, जिसमें आर्कियन ऑर्डर रॉक्स, आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब उसके बाद में नाम आता है कुडप्पा, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, कुडप्पा थर्ड। कुडप्पा क्रम की चट्टानों के पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन कि इनका नाम कुडप्पा क्रम की चट्टानें किस प्रकार पड़ा। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। ये याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर इनका नामकरण हुआ है। इन चट्टानों का जो निर्माण है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूपांतरण के फलस्वरूप हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण है
वो धारवाड़ करम की जो चट्टानें थी उनके रूपांतरण के फलस्वरूप हुआ है, उनके अपरदन के फलस्वरूप बनी है कुडप्पा करम की चट्टानें। ये चट्टानें भी अपना वास्तविक रूप खो चुकी है, रूपांतरण के कारण अपना वास्तविक रूप खो चुकी है। अब वास्तविक रूप खो चुकी है तो इन चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव मिलता है, जीवाश्म की कमी मिलती है, जीवाश्म का अभाव मिलता है इन चट्टानों के अंदर भी। ये चट्टानें कहां कहां पर मिलती है तो हमने डायग्राम भी बना रखा है और हमने लिख भी रखा है। आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में ये चट्टानें मिलती है। इन चट्टानों में बालू पत्थर, सैल, क्वार्ट्ज, संगमरमर, एस्बेस्टस, चूना पत्थर, स्लेट, तांबा, निकेल, कोबाल्ट, सजावटी पत्थर मिलते हैं। याद रखना है, अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है ना। तो ये याद रखें, इन चट्टानों के अंदर ये आदि खनिज मिलते हैं। ये कुडप्पा करम की चट्टानें हैं, ये दोस्तों धारवाड़ करम की चट्टानों के बाद में बनी है। हाँ, मैं सोच सकता हूं कि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। आप जैसा मैं बता रहा हूं सेम टू सेम वैसे आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं आएगी। उसके बाद में भाई साहब जो नाम आता है उसमें नाम आता है विंध्यन करम की चट्टानें। विंध्यन करम की चट्टानें फोर्थ जो है, फोर्थ विंध्यन करम की चट्टानें। विंध्यन करम की चट्टानें जो है इनका नामकरण विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के कारण हुआ है। विंध्यन करम की जो चट्टानें हैं इनका नामकरण विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के कारण हुआ है। अब विंध्यन करम की जो चट्टानें हैं इनका निर्माण ही किस प्रकार से हुआ है। विंध्यन करम की चट्टानों का निर्माण ये देख रहे हैं ना आप, विंध्यन करम की चट्टानों का जो निर्माण है, विंध्यन करम की चट्टानों का निर्माण है वो नदियों में या छिलछिले किसी सागर में लगातार मिट्टी, कंकड़, पत्थरों के जमाव के कारण विंध्यन करम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इस बात का पता हमें बलुआ पत्थर से चलता है। बलुआ पत्थर से इस बात का हमें पता चलता है कि विंध्यन करम की चट्टानों का निर्माण किसी नदी घाटियों में या छिलछिले सागरों में कंकड़ पत्थर या चूने पत्थर या मिट्टी वगैरह के कण ऊपर नीचे जमा होने के कारण इनका निर्माण हुआ है। विंध्यन करम की चट्टानें जिसके अंदर चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी ये सबसे ज्यादा मिलती है और विंध्यन करम की चट्टानों के अंदर ही भारत की प्रसिद्ध हीरे की खान गोलकुंडा और पन्ना स्थित है। विंध्यन करम की चट्टानों के अंदर ही प्रसिद्ध हीरे की खान, देखो ये विंध्यन करम की चट्टानें यहां पर भी फैली और यहां पर प्रसिद्ध हीरे की खान गोलकुंडा है। भारत की प्रसिद्ध हीरे की खान गोलकुंडा और पन्ना विंध्यन करम की चट्टानों के अंदर ही मौजूद है। लेकिन विंध्यन करम की चट्टानें हैं वो फैली है गुजरात में, मध्य प्रदेश में और यूपी में और बिहार में, झारखंड में। बिहार में सासाराम तक फैली है। सासाराम बिहार से कहां तक फैली है, गुजरात तक फैली है। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला या विंध्यन करम की चट्टानें जिनका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, अमरकंटक याद रखिएगा मध्य प्रदेश में पड़ता है और जिसका ऊंचाई 1048 मीटर जिसकी ऊंचाई है। तो ये याद रखना है दोस्तों, विंध्यन करम की चट्टानों का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक जिसकी ऊंचाई 1048 मीटर है। ये बहुत अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। विंध्यन करम की चट्टानें हैं ये, या हम ये भी कह सकते हैं विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला या विंध्यन करम की चट्टानें हैं ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला भी कौन सी है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला या विंध्यन करम की चट्टानें। विंध्यन करम की चट्टानें यहाँ पर अरावली फैली है। यहाँ पर विंध्यन करम की चट्टानें अरावली पर्वत श्रृंखला से किस प्रकार अलग होती है तो आप बताएंगे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के माध्यम से। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के माध्यम से विंध्यन करम की चट्टानें अरावली माउंटेन रेंज से अलग होती है। उस विंध्यन करम की चट्टानों के बाद में विंध्यन करम की जो चट्टान है उनके बाद में जो नाम आता है उसमें नाम आता है गोंडवाना करम की चट्टानें। उसमें बाद में नाम आता है पांचवा नाम किसका, गोंडवाना करम की चट्टानें। ये जो गोंडवाना करम की जो चट्टान है, इन गोंडवाना करम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग के जुरेसिक युग के दौरान हुआ था। ऊपरी कार्बोनिफेरस युग के जुरेसिक युग के दौरान हुआ था। लगभग 25 करोड़ से 6 करोड़ वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ था गोंडवाना करम की चट्टानों का। गोंडवाना करम की चट्टानों का निर्माण नदी घाटियों में सबसे ज्यादा रहा है। नदी घाटियों के अंदर जो अवशेष जमा हुए थे,
नदी घाटियों में लगातार अवशेष जमा होने के कारण गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण नदी घाटियों में अवशेष जमा होने के कारण हुआ है। तो उनके अंदर देखा गया है कि गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है इनके अंदर सबसे ज्यादा मिलता है कोयला। भारत में लगभग 90% जो कोयला है, भारत में 90% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। और भारत में सबसे ज्यादा कोयला दामोदर महानदी, गोदावरी व इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में मिलता है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक जो निर्माण हुआ है, या गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें फैली है भारत में, वो फैली है गोदावरी नदी क्षेत्र में, महानदी क्षेत्र में, गोदावरी दामोदर नदी क्षेत्र में, वह उसकी सहायक नदी क्षेत्रों में फैली। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंदर मछली व रेंगने वाले जीवों के अवशेष भी मिले। मछली वगैरह व रेंगने वाले जीव थे पानी के अंदर, वो लगातार पानी के अंदर जमा होते गए, चूना पत्थर या अवशेष जो भी किसी भी प्रकार से अवशेष जमा होते गए, मिट्टी वगैरह, बालू वगैरह, जो भी अपना वृक्ष वगैरह, ये सभी जमा होते गए। उनके कारण हमें बाद में अब खुदाई में पता चला कि यहाँ पर तो देखा गया कि मछली वगैरह के भी अवशेष है, और जो रेंगने वाले जीव थे उनके भी अवशेष गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंदर मिले हैं। तो आपने ये समझना है कि भारत में 90% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। इनका निर्माण 25 करोड़ वर्ष से लेकर 6 करोड़ वर्ष से पहले हुआ है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग के जुरेसिक युग में हुआ था, ये याद रखना है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बाद में नाम आता है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप के पॉइंट की बात करें, नाम आता है 6, जिसमें नाम आता है किसका, तो आपने पढ़ा है दक्कन ट्रैप। इस दक्कन ट्रैप का निर्माण लावा के कारण हुआ है। दक्कन ट्रैप का निर्माण है वो लावा के कारण हुआ है। और दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिस्टियस कल्प में हुआ है। दक्कन ट्रैप का निर्माण लावा के कारण हुआ है, और दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिस्टियस कल्प के दौरान हुआ है। लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 65 मिलियन वर्ष पूर्व के बीच में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण लावा के निक्षेपों के कारण हुआ है। दक्कन ट्रैप जिसका क्षेत्रफल हम देखें, ये दक्कन ट्रैप है जिसका क्षेत्रफल देखें तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। दक्कन ट्रैप फैला है मध्य प्रदेश में, दक्कन ट्रैप फैला है गुजरात में, ये गुजरात में, और सबसे ज्यादा फैला है कहां पर, महाराष्ट्र में। कहीं कहीं पर दक्कन ट्रैप की जो मोटाई जो देखी गई है वो 600 से 1500 मीटर भी है, और किसी किसी स्थान के ऊपर दक्कन ट्रैप की मोटाई 3000 मीटर भी देखी गई है। दक्कन ट्रैप जो विशेष रूप से लावा के कारण बना है, लावा का उद्गार हुआ था, और ये लावा उद्गार होने के बाद में, ज्वालामुखी का विस्फोट होने के बाद में 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैल गया था, और वो क्षेत्र आज दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो ये तो था दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। लेकिन भैया हमारे जो भूगोलवेता हैं उन्होंने भारत का भूगर्भिक इतिहास जाना, और भारत का भूगर्भिक इतिहास जानने के बाद में इसे 3 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया, जिसमें पहला दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला, दूसरा किसका नाम आता है भाई, उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला, जिसमें नाम आता है किसका, हिमालय, और थर्ड किसका नाम आता है, तो उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये इन तीन भागों के अंदर हमारे जो भूगोलवेता हैं उन्होंने भारत का भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन करने के बाद में भारत को बांटा था। तो हमने एक तो पढ़ लिया है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तो हमने क्लियर कर लिया। अब नाम आता है उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला। उत्तर भारत की जो विशाल पर्वतमाला है उसका नाम हिमालय है, और ये हिमालय जो शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में हमारी मदद भी करता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो एक नेचुरल बाउंड्री लाइन का भी कार्य करता है। अभी 1-2 दिन बाद हम हिमालय के ऊपर वीडियो बनाएंगे, स्पेशल हिमालय के ऊपर, तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें। आज तो हम बस मौखिक चीजें बता रहे हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला, वर्षा भी ठीक ठाक हो जाती है उत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला के कारण ही। शीत ऋतु में जो ऊपर से
रसिया वगैरह के, साइबेरिया वगैरह के क्षेत्र से ठंडी हवा आती है, उनको रोकता भी है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला के ऊपर काफ़ी मात्रा में वनस्पतियां भी मिलती है, काफ़ी मात्रा में नदियां भी निकलती, ऐसी नदियां भी हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती है जो पूरे साल भर बहती है, ग्लेशियरों से निकलती। तो हिमालय अपने आप में हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो रहा है। और उस हिमालय पर्वत श्रृंखला के बाद में नाम आता है थर्ड और लास्ट, उत्तर भारत का विशाल मैदान। इस उत्तर भारत के विशाल मैदान का भी हम आगे चलकर एक अच्छे तरीके से विवरण करेंगे, अच्छे तरीके से इसके बारे में जानेंगे, लेकिन आज इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान जिसका निर्माण हिमालय से या जो वर्षा वाहिनी जो नदियां थी उनके द्वारा मिट्टी के जमा करने के कारण इसका निर्माण हुआ है। और उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसके बारे में काफ़ी वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत भी पेश किए थे, तो हम उन सिद्धांतों का भी जिक्र बहुत जल्द करेंगे। उत्तर भारत में कुछ नदियां हैं जो लगातार बहती रही है जिसके कारण उत्तर भारत का निर्माण हुआ है। और ये जो उत्तर भारत है इसके अंदर जलोढ़ मैदान भी मिलता है, इसमें खादर और बांगर का मैदान भी मिलता है। तो इस प्रकार से भारत को भूगर्भिक दृष्टि से 3 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें हमने देखा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसका आगे चलकर हम बहुत अच्छे तरीके से जिक्र करेंगे। और थर्ड है उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसका भी हम आगे चलकर बहुत अच्छे तरीके से जिक्र करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।